हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नवंबर वीक 4 के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ इंटीमेट पार्टनर और फैमिली मेंबर femicides report was recently released by which of the following? So global estimate of intimate partner और फैमिली मेंबर femicides की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है? सो ये करी है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। सो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एंड UN Women. So UN Women Organization and United Nations Office on Drugs and क्राइम्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, UN Women। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1948 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द NCC वॉज इस्टेब्लिश इन 1948 अंडर द NCC एक्ट ऑफ 1948 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द HN कुंसरो कमेटी 1946। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1948 में। किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था इसे? ये एक्ट था NCC एक्ट ऑफ 1948। और ये बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है नेशनल कैडेट कॉर्प्स की, या ये एक्ट आया है, ये किसकी रिकमेंडेशंस पे आया है? सो ये रिकमेंडेशन थी HN कुंसरो कमेटी, और HN कुंसरो कमेटी 1946 ईयर भी आपको पता होना चाहिए। HN कुंसरो कमेटी 1946 रिलेटेड टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द NCC इज़ टू प्रिपेयर कैडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटू आर्म्ड फोर्सेज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है आर्म्ड फोर्सेज में, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिजर्व्स होते हैं। मतलब अगर कभी भी इमरजेंसी के वक्त आर्म्ड फोर्सेज में अगर लोगों की ज़रूरत पड़े तो जो NCC के कॉर्प्स होते हैं, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं, तो इन्हें जो है ये आर्मी में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इन एमरजेंसी सिचुएशन। सो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है हमारी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द NCC इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल हु इज़ एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। NCC को हेड कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल, जो कि ऑफिसर होते हैं किस रैंक के? लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के ऑफिसर होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो होगा हमारा राइट आंसर पूछना, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट हमारी 1 and 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुरु तेज बहादुर। सो गुरु तेज बहादुर की अगर हम बात करें, सो गुरु तेज बहादुर कौन थे? ये 9th सिख गुरु थे, 9th नंबर के सिख गुरुज में से अगर हम बात करते हैं तो सिख गुरु टोटल कितने थे? 10 थे। तो जो 9th वाले थे यानी कि सेकेंड लास्ट गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु तेज बहादुर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी, अच्छा ये स्टेटमेंट 1 होगी, ये स्टेटमेंट 2 होगी, ये स्टेटमेंट 3 है एंड ये स्टेटमेंट 4 है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, गुरु तेज बहादुर असेंडेड एज द 9th सिख गुरु इन 1664 सक्सीडिंग गुरु हर कृष्ण। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। गुरु तेज बहादुर जो है ये 9th सिख गुरु थे एंड ये जो है इनके बाद कौन आए थे? गुरु हर कृष्ण। सो ये कौन थे? गुरु हर कृष्ण, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 10th नंबर के गुरु थे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द गुरु ग्रंथ साहिब। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इन्होंने एस्टैब्लिश की थी कौन सी सिटी? आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब सिटी वो इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु तेज बहादुर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है यहाँ पे, ही ओपोज्ड फोर्स्ड कन्वर्जन्स ड्यूरिंग औरंगजेब रेन एंड वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर एनकरेजिंग फियरलेसनेस एंड हार्मनी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी। सो यहाँ पे सीक्वेंस जो है ये गलत दिया हुआ है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 कह रहे हैं 2 नहीं है, ये 3 है। ही ओपोज्ड फोर्स्ड कन्वर्जेंस ड्यूरिंग औरंगजेब रेन। सो ये बात बिल्कुल सही है। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर एनकरेजिंग फियरलेसनेस एंड हार्मनी। सो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 3 जो होगी हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, 3 नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट है। द गुरुद्वारा सिसगंज साहिब इन अमृतसर मार्क्स द साइट ऑफ हिज एक्सिक्यूशन। सो यहाँ पे कह रहे हैं गुरुद्वारा सिसगंज साहिब। सो गुरुद्वारा सिसगंज साहिब की अगर हम बात करें तो ये अमृतसर में नहीं है, ये दिल्ली में है, चांदनी चौक में। सो ये दिल्ली चांदनी चौक में है
और ये जो है बेसिकली क्या है, साइट ऑफ हिज एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो होगी हमारी, ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेट है ये इनकरेक्ट दिया हुआ है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। द गुरुद्वारा सीसगंज साहिब इन दिल्ली मार्क्स द साइट ऑफ हिज एग्जीक्यूशन, नॉट अमृतसर। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो करेक्ट जो होगा हमारा 1, 2 एंड 3 होगा राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the major atmospheric Cherenkov experiment, Mace telescope, consider the following statements. सो मेस की बेसिकली फर्स्ट थिंग क्या, फुल फॉर्म क्या है इसकी, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉव एक्सपेरिमेंट, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉव एक्सपेरिमेंट। देन यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, मेस इज द हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकॉव टेलीस्कोप मेकिंग इट द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। मेस बेसिकली हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकॉव टेलीस्कोप है, जो कि बेसिकली इमेज वगैरह जो है कैप्चर करता है। सो यहाँ पे मेकिंग इट द लार्जेस्ट, और ये जो है एशिया का जो है लार्जेस्ट है एंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट डिटेक्ट्स हाई एनर्जी गेमा रेज डायरेक्टली फ्रॉम कॉस्मिक रिसोर्सेज। सो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा। सो ये डायरेक्टली कैप्चर नहीं करता है, इनडायरेक्टली होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द टेलीस्कोप इज इक्विप्ड विद अ लाइट कलेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ 356 मिरर पैनल्स एंड अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वन ऑफ मेज ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी डार्क मैटर थ्रू द डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज फ्रॉम वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स एनिहिलेशन इवेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करना डार्क मैटर्स को थ्रू डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे थे, सो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एंड 4 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the United Nations Conventions on the Law of the Sea, consider the following statement. So UN clause से related यहाँ पे statement है। Statement 1 है, UN clause is often referred to as the constitution of the oceans and governs the rights and duties of nations concerning the use of seas and oceans. So यहाँ पे statement 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। UN clause बेसिकली क्या है, ये constitution of the oceans माना जाता है, जिसमें सारे के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कंट्रीज के लिए वो डिफाइन की गई है। देन स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एस्टैब्लिशेस 5 marine zones, internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and high seas. So यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट एस्टैब्लिशेस 5 मराइन जोन्स, 5 मराइन जोन्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं यूएन क्लॉज में। सो ये कौन कौन से मराइन जोन्स हैं, 5 मराइन जोन्स में एक है इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है हमारे यहाँ पे, According to UN clause, the exclusive economic zone extends up to 24 nautical miles from a nation's baseline. So यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये 24 नॉटिकल माइल नहीं होगा, ये हमारा क्या है 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स होगा, ना कि 24 नॉटिकल माइल्स। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 1 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द मिंक वेल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे मिंक वेल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। मिंक वेल्स आर द स्मॉलेस्ट मेंबर्स ऑफ द रॉरकल whale family and can grow up to a maximum length of 10.7 सेंटीमीटर 10.7 मीटर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली के स्मॉलेस्ट मेंबर्स होती हैं रॉरकल वेल फैमिली की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम लेंथ जो होती है इस वेल की कितनी होती है, 10.7 मीटर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द कॉमन मिंक वेल इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न अंडर द IUCN रेड लिस्ट बट इट इज़ इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कॉमन ये जो मिंक वेल है ये लीस्ट कंसर्न है कौन सी लिस्ट में, IUCN रेड लिस्ट में, बट ये अपेंडिक्स की अगर हम बात करें साइट्स के अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स 1 में है, इंक्लूड किया गया इसे मिंक वेल को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है यहाँ पे, द अंटार्कटिक मिंक वेल इज़ क्लासीफाइड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN लिस्ट। सो यहाँ पे बेसिकली ये
IUCN लिस्ट की बात करें कि IUCN रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया है, बट ऐसा नहीं है अंटार्कटिक मिंक व्हेल को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज इसको कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट में, बिकॉज डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इसको IUCN की किसी भी IUCN रेड लिस्ट में किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो 1 एंड 2 जो होगी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 1 एंड 2। The next question is consider the following statements regarding bioplastics। So bioplastics से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1 है, फिर से यहाँ पे सीक्वेंस गलत है तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा सॉल्व। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, बायोप्लास्टिक्स आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल एंड कॉम्पोस्टेबल अनलाइक ट्रेडिशनल प्लास्टिक। सो यहाँ पे जो है हमारी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। बायोप्लास्टिक्स भी जो है क्या होती है, ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो होगी ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड होगी, पॉलीएक्टिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्सी एल्केनोड्स जो है आर कॉमनली पॉलीमर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारी, द प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 होगी, है स्टेटमेंट 3 भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रोडक्शन है बायोप्लास्टिक्स की वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, रिड्यूस करने में कार्बन फुटप्रिंट को बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें, बायोप्लास्टिक्स आर अनसुइटेबल फॉर एप्लीकेशंस लाइक मेडिकल सप्लाइज ड्यू टू देयर लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें, ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 4 जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज बायोप्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं ट्रेडिशनल प्लास्टिक से। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 4 जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट होगी हमारी 2 एंड 4। स्टेटमेंट 2 एंड 4 जो है यहाँ पे हमारी राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट 2 एंड 4 नहीं, यहाँ पे हमारा ये फोर्थ वाली तो हमारी इनकरेक्ट है। 2 एंड 3 जो था ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट था। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, 2 एंड 3 ओनली। 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the telescope projects of India, consider the following statements. The IOA, the second highest observatory in the world, features several telescopes including the Himalayan Chandra telescope. So यहाँ पे जो है ये IOA क्या है, ये IOA बेसिकली क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है फर्स्ट थिंग हानले में। हानले कहाँ, लद्दाख में। सो हानले में लोकेटेड है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। और ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, ये क्या है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है, ना कि सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, हाई ऑल्टीट्यूड गैमा रे इज़ द फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड गैमा रे टेलीस्कोप एरे डिजाइंड बाय यूटिलाइजिंग द एटमॉस्फेरिक चेरनकोव टेक्निक। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2 जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल और वीवीपैट। सो यहाँ पे वीवीपैट से रिलेटेड स्टेटमेंट है और हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 है, व्हेन अ वोट इज कास्ट अंडर द वीवीपैट सिस्टम, अ स्लिप इज प्रिंटेड डिस्प्लेइंग द सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, पार्टी नेम एंड सिंबल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज जब प्रिंट होती है स्लिप तो उसके ऊपर क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है। सो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है एंड सिंबल होता है, बट पार्टी का नाम वहाँ पे नहीं होता। सो यहाँ पे ये जो होगा ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड अगर हम बात करें कि वीवीपैट्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्गसाइड ईवीएम्स इन अ बाई इलेक्शन फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन मेघालय। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी इनकरेक्ट है। अगर हम वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट सबसे पहले यूज़ हुआ था 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। सो लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में यूज़ किया गया था वीवीपैट मशीन्स को फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे जो होगा स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट होगी एंड स्टेटमेंट 1 भी हमारी इनकरेक्ट है। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉट 2, बिकॉज हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। सो करेक्ट कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन
टू कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर हम कोऑपरेटिव्स की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था कोऑपरेटिव्स को, तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी, ये थी 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011, 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। सो 2011 में कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये कहाँ मेंशन किया गया है, ये राइट है हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, द UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 सेंटर्ड ऑन द थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 का जो थीम है वो बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट थी, 2 करेक्ट है एंड 3 करेक्ट, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।